हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं जो यूपीटीईटी 2026 की तैयारी के लिए ना सच में सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। हाँ, और देखिए पढ़ाई की किताबों से थोड़ा अलग जरूर है ये टॉपिक, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल। अक्सर उम्मीदवार क्या करते हैं कि सिलेबस या मॉक टेस्ट्स में इतने खो जाते हैं कि एक सबसे बुनियादी चीज को भूल जाते हैं। मेरा मतलब है उनके डॉक्यूमेंट्स। सही बात है। दस्तावेज सबसे पहली सीढ़ी है किसी भी एग्जाम की। हाँ, और सोचिए, एक छात्र ने महीनों तक दिन रात एक करके पढ़ाई की, सिलेबस का एक एक पन्ना चाट लिया, लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आई तो एक छोटी सी गलती की वजह से स्क्रीन पर लिखा आता है फॉर्म रिजेक्टेड। अरे बाप रे। हाँ, और उसका रीजन होता है इनवैलिड या आउटडेटेड डॉक्यूमेंट। ये स्थिति किसी के लिए भी बेहद निराशाजनक हो सकती है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसका सामना तो कोई भी मेहनती छात्र नहीं करना चाहेगा। इसलिए आज के इस गहन विश्लेषण का मेरा मिशन यही है कि एक क्लासरूम लेक्चर की तरह हर एक नियम को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए। एग्जैक्टली। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों को लेकर फैला हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा सवाल यही आते हैं कि फॉर्म में नया सर्टिफिकेट लगाएं या पुराना। अगर फॉर्म भरने से पहले इन बारीकियों को नहीं समझा गया तो सारी मेहनत धरी की धरी रह सकती है। तो चलिए इस भूल भुलैया को सुलझाते हैं। सबसे पहले उस बाधा को देखते हैं जो फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले आती है। जो डॉक्यूमेंट्स छात्रों की फाइल में पिछले कई सालों से रखे हुए हैं, क्या वो आज की तारीख में वैलिड हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम एससी और एसटी प्रमाण पत्र की बात करें तो नियम ये कहता है कि इनकी वैलिडिटी आजीवन होती है, यानी लाइफ टाइम। अच्छा, तो मतलब पुराना चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त है। नियम ये भी कहता है कि ये सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर वेरीफाइड होना चाहिए, यानी सत्यापित होना चाहिए। ओह, तो सीधा अर्थ ये हुआ कि डॉक्यूमेंट पुराना हो तो दिक्कत नहीं है, बस उसको ऑनलाइन चेक कर लेना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके पीछे एक सटीक सामाजिक तर्क है। एससी एसटी कैटेगरी का आधार आर्थिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक होता है, जो समय के साथ बदलता नहीं है। सही पॉइंट है। इसलिए बार बार नया बनवाने की परेशानी नहीं होती। हाँ, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन का नियम इसलिए लगाया है ताकि फर्जी दस्तावेजों पर रोक लग सके। पुराने हाथ से लिखे सर्टिफिकेट्स को डिजिटल रिकॉर्ड में लाना अब जरूरी हो गया है। समझ गया। वैसे अगर हम ओबीसी प्रमाण पत्र की तरफ मुड़ें तो क्या वहां भी यही नियम है? नहीं, वहां तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आजीवन मान्य नहीं होता है। इसकी वैलिडिटी केवल 3 साल तक होती है। वेट, केवल 3 साल? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण फैमिली इनकम का है। ओबीसी आरक्षण में आय यानी इनकम का एक पहलू जुड़ा होता है, जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। अच्छा, हाँ, जिसमें आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, राइट? सही कहा, क्योंकि किसी भी परिवार की इनकम हर साल बदल सकती है। इसलिए सरकार इस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं दे सकती, और इसको भी ऑनलाइन पोर्टल पर वेरीफाइड होना अनिवार्य है। इसे ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हम इन सर्टिफिकेट्स को एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह देख सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी उम्मीदवार के पास एकदम नया हाल ही में बना हुआ सर्टिफिकेट है तो वो इसके लिए एकदम ग्रीन सिग्नल है, कोई टेंशन नहीं, सीधे फॉर्म भरा जा सकता है। बिल्कुल। फिर आता है येलो सिग्नल, यानी वो सर्टिफिकेट जो 3 साल के भीतर का तो है, वैलिड भी है, लेकिन वहां सावधान रहना होगा। हाँ, ऑनलाइन पोर्टल पे उसका वेरिफिकेशन चेक करना पड़ेगा येलो सिग्नल वालों को। सही बात है। और आखिर में आता है रेड सिग्नल। बिल्कुल, मतलब वो सर्टिफिकेट जो 3 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। वहां तो फॉर्म रिजेक्ट होने का पूरा खतरा है। तो वही बात है ना, जब किसी के इतने बड़े एग्जाम का सवाल हो तो कोई रेड या येलो सिग्नल का रिस्क लेगा ही क्यों? बिल्कुल। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने लेक्चर में स्पष्ट रूप से समझाया है, भविष्य की किसी भी परेशानी से बचने के लिए छात्रों को तुरंत नया ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। ये सबसे सेफ ऑप्शन लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि रेड या येलो जोन वाले डॉक्यूमेंट के सहारे इतनी बड़ी परीक्षा में बैठना एक अलग ही मानसिक दबाव पैदा करता है। नया बनवाइए और शांति से पढ़ाई कीजिए। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ आती है। नया सर्टिफिकेट बनवाने का फैसला तो कर लिया, पर इस प्रोसेस में मतलब तहसीलदार ऑफिस से पेपर क्लियर होने में आसानी से 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ये बहुत ही वास्तविक चुनौती है। हाँ, तो अगर किसी ने नोटिफिकेशन आने के बाद अप्लाई किया और तब तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख निकल गई तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसीलिए तो समय लेते तैयारी करना जरूरी है। नोटिफिकेशन का इंतजार करना सच में सबसे बड़ी भूल होती है छात्रों की। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी काम में वक्त तो लगता ही है। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन शादीशुदा महिला उम्मीदवारों को लेकर आता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि ऐसी महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, पिता के पक्ष से या पति के पक्ष से? अरे हाँ, ये एक ऐसी बारीकी है जहां मैं जानता हूं हजारों फॉर्म हर साल रिजेक्ट होते हैं। आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं कि शादी के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पति के नाम और पते पर ही बनते हैं। लोग सोचते जरूर है, पर नियम इसके बिल्कुल उलट है। जाति जन्म से तय होती है, विवाह से नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब उन्हें मायके से डॉक्यूमेंट बनवाना होगा? सही पकड़ा। चाहे आवेदक विवाहित महिला ही क्यों ना हो,
जातीय प्रमाण पत्र हमेशा पिता के पक्ष के आधार पर और वही के तहसील से जारी होना चाहिए। और अगर किसी ने पति के पक्ष से बनवा लिया तो वो पूरी तरह से इनवैलिड माना जाएगा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बार बार याद दिलाया है, छात्रों को ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ये नियम आगे रहकर समझने होंगे। सही बात है। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर ओबीसी और जाति प्रमाण पत्र के नियम येलो सिग्नल की तरह हैं, तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नियम तो मुझे लगता है पूरी तरह से एक माइनफील्ड है। माइनफील्ड, हाँ आप कह सकते हैं, खतरों से भरा क्षेत्र। बिल्कुल, क्योंकि वहां एक छोटी सी गलती फॉर्म तुरंत रिजेक्ट करा सकती है। ईडब्ल्यूएस के नियम सच में सबसे ज्यादा सख्त बनाए गए हैं। सख्त होना लाजमी भी है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल की होती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो ये कि सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का जारी होना चाहिए। वेट, अगर किसी का 31 मार्च 2025 का बना है तो वो यूपी टेट 2026 के लिए बिल्कुल अमान्य होगा, उसको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, एक दिन का भी फर्क नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। साथ ही ये भी शर्त है कि ये एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। इन्हीं 2 तारीखों की छोटी से विंडो के भीतर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। और देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष का। इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। हाँ, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है। होता क्या है कि अप्रैल महीने से नया फाइनेंशियल ईयर लागू होता है, जो इस परीक्षा के लिए 2025-26 होगा। अब छात्र नोटिफिकेशन आने पर अनन फानन में जन सेवा केंद्र भागते हैं और वहां गड़बड़ी शुरू होती है। बिल्कुल, वहां ऑपरेटर की आदत होती है पिछले साल का ईयर टाइप करने की, यानी 2024-25। वो जल्दबाजी में वही पुराना वर्ष नए सर्टिफिकेट पे प्रिंट कर देता है और इसका नतीजा बहुत भारी पड़ता है। हाँ, डॉक्यूमेंट तो नया बन गया, तारीख भी अप्रैल की पड़ गई, लेकिन ऊपर फाइनेंशियल ईयर पुराना छप गया और बस वहीं पर वो नया ईडब्ल्यूएस कचरे के डब्बे में चला जाता है। आपने इस पॉइंट को बिल्कुल सही हाईलाइट किया है। इसका मूल कारण पता है क्या है? ईडब्ल्यूएस का आधार पिछले साल की इनकम होती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी वर्तमान साल के लिए होती है। अच्छा, तो लोग इनकम ईयर और वैलिडिटी ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जनसेवा केंद्र वालों की इस जल्दबाजी की कीमत बेचारे उम्मीदवार को चुकानी पड़ती है। इसीलिए शिवांश मिश्रा सर ने अपनी तरफ से ये विशेष जोर दिया है कि ईडब्ल्यूएस वाले छात्र बिना रिस्क लिए अप्रैल के बाद ही डॉक्यूमेंट बनवाएं। और लेने से पहले क्रॉस चेक जरूर करें कि उसमें 2025-26 स्पष्ट लिखा हो। बिल्कुल, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ। अब मान लेते हैं कि इन सारी बातों का ध्यान रखा गया, एकदम सही तारीख और सही साल वाला नया ईडब्ल्यूएस या ओबीसी बनवा लिया गया, लेकिन यहाँ एक और बड़ा भौगोलिक ट्रैप है, जहाँ मिस्टेक हुई तो भी रिजेक्शन पक्का है। आप स्टेट और सेंट्रल वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही राज्य बनाम केंद्र का नियम। ये भी बहुत से छात्रों को परेशान करता है। देखिए, यूपी टेट एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, यानी स्टेट लेवल की। तो इसमें यूपी स्टेट का ही सर्टिफिकेट लगेगा ना? बिल्कुल, इसमें केवल उत्तर प्रदेश राज्य स्तर का जाति प्रमाण पत्र ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर किसी ने गलती से सेंट्रल लेवल वाला अपलोड कर दिया तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। इसे एक आसान एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए देश के भीतर ही आपको कोई डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी हो, जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना हो, और वहां सिक्योरिटी चेक पर आप अपना इंटरनेशनल वीजा दिखाकर एंट्री मांगे। हाँ बिल्कुल वही बात। अब वीजा तो एकदम असली है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है और वैलिड भी है, लेकिन वहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जगह गलत है। वहां तो आधार कार्ड या डोमेस्टिक टिकट चाहिए था। सही कहा, यूपी टेट में सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना बिल्कुल डोमेस्टिक फ्लाइट में वीजा दिखाने जैसा है। डॉक्यूमेंट असली है, बस उस जगह के लिए नहीं बना है। और इसके पीछे का कारण रिजर्वेशन लिस्ट का फर्क होता है। केंद्र सरकार की आरक्षण सूची राज्य सरकार की सूची से अलग होती है। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग होती हैं? हाँ, ऐसी कई जातियां हैं जो यूपी की सूची में ओबीसी में आती हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में वो जनरल कैटेगरी में मानी जाती हैं। ओह, अब समझ आया कि राज्य सरकार अपना ही डॉक्यूमेंट क्यों मांगती है। बिल्कुल, यूपी सरकार केवल उसी को मान्यता देगी जो उनके अपने राजस्व अधिकारी द्वारा उनके लिस्ट के हिसाब से बनाया गया हो। तो ये तो तय है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। खैर, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही फॉर्मेट में फाइल में तैयार हो जाएं, तब आती है अगली और सबसे मॉडर्न चुनौती, OTR पोर्टल का सामना करना। एग्जैक्टली, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। अब तो इसके बिना मुख्य फॉर्म तक पहुंचना नामुमकिन है। OTR पोर्टल खोलने से पहले छात्रों को 5 मेन चीजें अपनी टेबल पर तैयार रखनी चाहिए। पहला, एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड। दूसरा, सभी शैक्षिक दस्तावेज यानी मार्कशीट। और तीसरे नंबर पर आता है वही जाति या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसकी हमने इतनी डिटेल में चर्चा की। और सिर्फ डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग डेट टाइप करने के लिए सामने होना चाहिए। चौथी चीज, एक हस्तलिखित घोषणा पत्र होता है, यानी हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसमें लिखना होता है कि दी गई सारी जानकारी सही है। लेकिन जो पांचवी चीज है ना, उसने सच में सबसे दिलचस्प बदलाव लाया है, वेब कैमरा या मोबाइल फोन से लाइव फोटो वेरिफिकेशन। हाँ, ये सिस्टम अब काफी बदल गया है। पहले तो बस स्टूडियो से पासपोर्ट फोटो खिंचवाई, स्कैन की और अपलोड कर दी। अब अचानक से ये लाइव फोटो का नया झंझट क्यों लाया गया है? देखिए, ये नियम झंझट लग सकता है, लेकिन परीक्षा को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है। कुछ फ्रॉड होता था क्या पुराने सिस्टम में? बहुत ज्यादा।
पिछले कुछ सालों में किसी उम्मीदवार की जगह किसी सॉल्वर का परीक्षा में बैठ जाना एक आम बात बन गई थी। ओह, जैसे मुन्ना भाई वाली स्थिति। बिल्कुल। पुरानी स्कैन की हुई फोटोज में छेड़छाड़ करना आसान था। दो लोगों के चेहरे मिलाकर एक मिक्स्ड फोटो बना ली जाती थी जो उम्मीदवार और सॉल्वर दोनों से मिलती थी। अरे बाप रे, कितना एडवांस्ड फ्रॉड है ये। इसी फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए अब आईडी वेरिफिकेशन 3 स्टेप्स में होता है। तो ये 3 स्टेप प्रक्रिया कैसे काम करती है? एक डिजिटल लॉक की तरह लग रहा है मुझे। हाँ, एक तरह से वही है। पहले स्टेप में आधार चुना तो उसका 12 अंकों का नंबर डालना होगा। दूसरे स्टेप में ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। और तीसरा स्टेप वही लाइव फोटो वाला होगा, राइट? सही कहा। तीसरे स्टेप में कैमरा चालू करके उसी वक्त एक लाइव फोटो क्लिक करनी होती है। जब ये तीनों चीजें मैच करती हैं तब प्रूव होता है कि असली उम्मीदवार ही फॉर्म भर रहा है। ये तो बहुत ही सॉलिड सिस्टम बन गया है। अब मान लीजिए ओटीआर का ये डिजिटल लॉक भी पूरी तरह से पार कर लिया, सब कुछ स्मूथ है। लेकिन जब उम्मीदवार मुख्य फॉर्म के आखिरी पेज पर पहुंचता है तब असल खेला शुरू होता है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक्स का खेला। बिल्कुल। फॉर्म भरते वक्त की गई एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक, बस कीबोर्ड का एक गलत बटन दबना और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। यही वो आखिरी और सबसे नाजुक चरण है जहां बहुत फोकस चाहिए। स्क्रीन पर 4 मेन चीजें भरनी होती हैं। पहला, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। दूसरा, इशुइंग अथॉरिटी जैसे कि तहसीलदार। तीसरा है इशुइंग डेट यानी डॉक्यूमेंट किस दिन बना। और चौथा, ओबीसी वालों के लिए लेयर स्टेटस कि वो क्रीमी लेयर में है या नॉन क्रीमी लेयर में। और इन्हीं 4 चीजों में सबसे भयंकर गड़बड़ियां होती हैं। जैसे डेट में 2025 की जगह टाइपिंग में 2024 हो जाता है, या फिर सर्टिफिकेट नंबर में 0 की जगह अल्फाबेट ओ टाइप हो जाता है। इंसान के देखने में दोनों सेम लग सकते हैं पर कंप्यूटर सिस्टम उसको तुरंत रिजेक्ट लिस्ट में डाल देता है। यहीं पर उम्मीदवार फंस जाते हैं जल्दबाजी में। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने प्रो टिप्स में बार-बार बताया है कि फॉर्म भरते समय बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। फाइनल सबमिट से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से 2 बार क्रॉस चेक जरूर करें। ये क्रॉस चेकिंग तो गोल्डन रूल है सच में। और हाँ, एक और आदत डालनी चाहिए। आज ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालकर चेक करें कि वो ऑनलाइन वेरीफाइड स्टेटस दिखा रहा है या नहीं। अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो नया बनवाना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। पुराने के भरोसे मत बैठिए। तो अगर इस पूरी क्लास का एक क्विक समरी देखा जाए तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स निकल कर आते हैं। पहला नियम, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को अप्रैल 2025 के बाद का नया सर्टिफिकेट ही बनवाना है। दूसरा नियम, यूपी टेट के लिए सिर्फ यूपी स्टेट का सर्टिफिकेट यूज करना है, सेंट्रल का नहीं। तीसरा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आज ही वेरिफिकेशन स्टेटस खुद चेक करना है। और चौथा, ओटीआर के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और एक अच्छा वेब कैमरा रेडी रखना है। एकदम सटीक। ये सभी नियम एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो लापरवाह लोगों को शुरुआत में ही बाहर कर देते हैं। सही बात है। अब इस डिटेल चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक गहरा सवाल रखना चाहता हूं छात्रों के सामने। अक्सर लगता है कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सिर्फ किताबों की नॉलेज काफी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये सच में एक सोचने वाला मुद्दा है। जैसे जैसे शासन प्रणाली डिजिटल होती जा रही है, हम एक एल्गोरिदमिक कठोरता के दौर में जा रहे हैं। भविष्य में आपकी एक टाइपिंग मिस्टेक सिर्फ फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपका नाम हमेशा के लिए किसी सरकारी डेटाबेस में फ्लैग कर सकती है। बिल्कुल, मशीन के पास कोई इंसानी सहानुभूति तो होती नहीं है। वही तो। इसलिए भविष्य का शिक्षक बनने के लिए विषय के ज्ञान के साथ साथ इन डिजिटल नियमों में अनुशासन होना भी जरूरी है। एक फॉर्म की चूक सालों की तपस्या जीरो कर सकती है। तो सोचना यह है कि क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना हम नोट्स पर देते हैं। ये आने वाले वक्त का आईना दिखाने वाला सवाल है। इन डिजिटल नियमों का पालन करना अब तैयारी का हिस्सा नहीं, तैयारी की पहली सीढ़ी बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।